अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, यूनिट नंबर 3। टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 5 में जाने से पहले हम लेक्चर नंबर 4 को ओवरव्यू कर लेते हैं कि मंगल को हमने कौन सा लेक्चर पढ़ा था, पहले उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो मंडे को जो लेक्चर पढ़ा था उसमें था ब्लड ग्रुप्स इन मैन। ठीक है, पहले तो हमने इसके टाइप्स, ठीक है, ब्लड ग्रुप, उसके पार्ट्स, ब्लड के पार्ट्स पढ़े थे। ठीक है, फिर ब्लड ग्रुप्स इन मैन, ये पिछले लेक्चर में पढ़ा गया है, ब्लड ग्रुप इन मैन। तो ठीक है, ब्लड ग्रुप्स इन मैन, तो 4 ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा था। मैन के 4 ग्रुप्स हैं, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, 4 ग्रुप्स बताए गए थे। फिर इन ग्रुप्स में मजीद आगे टाइप्स थी, इनकी मजीद ग्रुप्स की आगे मजीद इसकी टाइप्स थी आर एच की बेस पे, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। ठीक हो गया। और उसके अलावा हमने पढ़ा था क्रोमोसोम्स, डी एन ए, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था और एक सेल के बारे में। ठीक, तो कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी ब्लड ग्रुप्स इन मैन, उसमें एंटीजेंस और एंटीबॉडीज पढ़ी थी। अभी पिछला लेक्चर, अच्छा, तो कुछ चीज़ें पढ़ी थी ब्लड ग्रुप्स इन मैन में कि उसमें ब्लड्स है क्या, एक लिक्विड है जो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। ठीक हो गया। अब उसके बाद ब्लड्स है, ब्लड्स की आगे क्या काम करता है वो भी पढ़ा था। ब्लड जरूरी सब्सटेंस को हर सेल तक लेके जाता है और वहाँ से मौजूद जो यूजलेस सब्सटेंस है वो वापस लेके आता है। ठीक हो गया। अब इसकी 4 ग्रुप्स हमने पढ़ी थी और एंटीजेंस और एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा था। एंटीजेंस क्या थी, ये भी एक किस्म की प्रोटीन थी। ठीक है, एंटीजेंस भी एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन थी जिनकी स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक उसका जेनेटिक कंट्रोल था। और एंटीबॉडीज क्या थी, वो भी एक किस्म की प्रोटीन्स थी। ठीक है, वो भी एक किस्म की प्रोटीन्स थी जो कि एंटीजेंस के अगेंस्ट प्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, जो कि एंटीजेंस के अगेंस्ट बनाई गई थी। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ये दी थी, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी एंटीबॉडीज क्या होगी, बी, और ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी एंटीबॉडीज ए होगा। ये एग्जांपल दी थी। मींस के अगर यही कि अगर ब्लड ग्रुप ए है, उसके उसके ब्लड को यूं मैच किया जाए, अगर एंटीबॉडी साथ ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप डी साथ मिला लिया जाए तो उससे पूरे चांसेस हैं कि पेशेंट की डेथ हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि ब्लड टाइप में क्या होता है, हम वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ब्लड के अंदर एक आर एच फैक्टर होता है, अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंस हो, अगर आर एच फैक्टर उस ब्लड में प्रेजेंट हो तो वो ब्लड पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर उसमें एब्सेंस हो तो वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव होगा। और क्रोमोसोम्स टॉपिक था हमारा नेक्स्ट 3.4, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए एंड जीन्स। अब क्रोमोसोम्स के बारे में, एवरी सेल हैज अ न्यूक्लियस, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि क्योंकि न्यूक्लियस एक वाइटल ऑर्गन है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको यूं दी थी कि जैसे दिल हमारे जिस्म का एक वाइटल ऑर्गन है। ठीक है, इसके बगैर हमारी जिंदगी का चलना मुश्किल है। तो इसी तरह एक सेल की जिंदगी का इन्हिसार भी न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, अब उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स, एक स्पेशल थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। और वो एक नेटवर्क की फॉर्म में होता है और उस नेटवर्क को क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। और उसके बाद हमने डीएनए के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था
कि डीएनए क्या है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन्स के डीऑक्सी मीन्स के ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी। इसको मैंने यूँ एक्सप्लेन किया था कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी। ऑक्सो डीऑक्सी राइबो एक किस्म की शुगर और न्यूक्लियर एसिड एक किस्म का एसिड कहा गया था। यही था तकरीबन पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था। तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 यूनिट नंबर 3। यूनिट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें जहाँ तक हमने पहले पढ़ा था उसी से आगे चलते हैं कि डीएनए पेज नंबर है आपकी बुक पे 36। 36 के सेकंड पैरा से ये आज का लेक्चर स्टार्ट होता है। तो सब बच्चे अपने पास बुक्स भी ओपन रखें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम नोट कर लें। तो एंड ऑफ द लेक्चर आपको जो क्वेश्चनिंग होगी वो आंसर भी दिए जाएंगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, अभी इसके बारे में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो डीएनए है क्या? डीएनए इज फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, ठीक है। एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है। इट इज हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि हमें विरासत से मिलता है, ठीक है। मीन्स के अपने बाप दादा से, उन्हीं की तरफ से हमें ये विरासत में मिलता है। दिस डीएनए हैज particular areas that acts as gene। और ये जो डीएनए है उसका एक पार्टिकुलर एरिया होता है जो कि एक जीन के तौर पे एक्ट करता है। जीन इज देयरफॉर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसलिए ये जो जीन होता है ये विरासत का एक बेसिक यूनिट होता है, बहुत ही अहम यूनिट होता है, ठीक है। These genes control various traits of the body such as eye color, skin color, blood group in men। अब ये जो जीन होता है ये क्या किरदार अदा करता है? ये डिफरेंट किरदार अदा करता है। जैसे कि आई कलर मोस्टली पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा स्किन कलर और ब्लड ग्रुप, ये सारा काम ये इस सारे आई कलर का, स्किन कलर या ब्लड ग्रुप, इस चीज़ का सारा का दारोमदार किस पे है? जीन पे है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कंट्रोल द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स वाइटल एक्टिविटीज। अब जीन का मजीद और क्या काम है कि मुकम्मल तौर पे जो उसकी डेवलपमेंट होगी, उसकी नशोनुमा होगी किसी भी बॉडी की, वो भी कंट्रोल करती है। किसी भी जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है और उसमें मौजूद तमाम एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अगर मजीद इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप नोट कर सकते हैं। आखिर में आपको इसके बारे में मजीद एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज is always constant and the number of gene is also constant। अच्छा, क्रोमोसोम कोई भी एक स्पीशी है, ठीक है, कोई भी एक स्पीशीज है, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर नंबर ऑफ जीन्स ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मीन्स के सेम होगा। आप अगर आपके पास बुक है सामने, एक टेबल बुक में बना हुआ है, वहाँ से नोट कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मैन के अंदर कितने? 46। मीन्स के कितने पेयर है? 23। ये हर किसी में कांस्टेंट होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए, मीन्स के आगे वो पढ़ेंगे तो एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, मीन्स के कुछ फैटल रिजल्ट आ जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारी डिजीज भी होती हैं, काफ़ी सारा मसला हो जाता है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज इज ऑलवेज कांस्टेंट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया या नंबर ऑफ जीन्स किसी भी स्पीशीज के अंदर कांस्टेंट होता है। टेबल के अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज के में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद बताई गई है। जैसे मंकी की 48 बताई गई है, तो मैन की 46 बताई गई है, ठीक है। बाकी भी टेबल में आप लिखा गया है, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
अ चेंज इन नंबर ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर इनमें कोई चेंज आ जाए क्रोमोसोम्स में या फिर कंपोजिशन ऑफ डीएनए में या जीन में कोई चेंज आ जाए, तो फिर क्या होता है कि अ चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और कंपोजिशंस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है, अगर इसमें चेंज आ जाए क्रोमोसोम में, ठीक है, या फिर कंपोजिशन ऑफ डीएनए, डीएनए की कंपोजिशन में, उसकी बनावट में अगर कोई चेंज आ जाए, अगर उसकी बनावट में चेंज आ जाए या क्रोमोसोम के पेयर में कमी आ जाए, तो फिर क्या होता है, these mutation may lead to fatal result। म्यूटेशन क्रिएट हो जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, फैटल रिजल्ट आते हैं। ठीक है, जैसे नीचे दो बीमारियों का जिक्र किया गया है, ठीक है, फैटल रिजल्ट आ जाते हैं जो कि these mutations, many human diseases are the result of abnormalities of chromosomes and genes। अब इंसानों में मौजूद बहुत सारी बीमारियां ये सिर्फ इसी एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होता है कि क्रोमोसोम्स या फिर जीन्स उनके पेयर्स में या फिर उनकी कंपोजिशंस में चेंज जब आ जाए, तो ह्यूमन के अंदर काफ़ी सारी डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर, जो भी स्पीशीज़ है उसके अंदर काफ़ी सारी बीमारियां अखल हो जाती हैं, जन्म लेती हैं। सच डिजीज आर कॉल्ड इनहेरिटेड डिजीज, और इस तरह की बीमारी को इनहेरिटेड डिजीज कहते हैं। मीन्स के ऐसी बीमारी को विरासत से मिलेगी बीमारी कहते हैं, जो कि आपको विरासत से मिले। ठीक है, अब यहाँ पे दो बीमारियों का जिक्र किया गया है। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो मोस्टली ऐसे जीन्स की कमी या क्रोमोसोम्स की कमी की वजह से होती हैं, हेमोफेलिया, ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये दो बीमारियों का जिक्र किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 3.5 जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहले तो हमने टॉपिक 3.4 जो हाफ रहता था वो कंप्लीट किया। अभी जो टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, मींस के जीन्स में क्या चेंजिंग लाई जाती है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आज नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें देखें कि ये भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, किसी का अगर क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन एंड में पूछ सकता है। मुसव्विर यू, आप काइंडली, आप अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप एंड में पूछ लेना। ठीक है, अभी आप जस्ट लेक्चर पे फोकस रखें। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बायोलॉजी के एक ब्रांच है that deals with the study of genes and inheritance is called genetics। ठीक है, अब जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि जीन्स को स्टडी करती है। ठीक है, इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स इन विच अनडिजायरेबल जीन्स आर रिमूव्ड एंड सर्टेन डिजायरेबल जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि अनडिजायर्ड जीन्स को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अनडिजायर्ड जीन्स को रिमूव किया जाता है और कुछ सर्टेन डिजायर्ड जीन्स ऐड कर दिए जाते हैं उसमें, ताकि विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक। अब इस मेथड की मदद से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, हम क्या करते हैं कि डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक जैसे हमारी डिमांड होती है वो पा लेते हैं। मीन्स के क्रॉप्स में या फिर लाइफ स्टॉक में, मोस्टली हम क्रॉप्स में ऐसा करते हैं कि उसके जीन्स में कोई चेंज ले आते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। ठीक, जैसा कि आपने अक्सर नोट किया होगा, पुराने ज़मानों में क्रॉप्स अगर उसकी रेशो कम रेशो होती थी, और अब इस ज़माने में, मॉडर्न दौर में, आपने नोट किया होगा, अगर आप में से किसी का ताल्लुक है एग्रीकल्चर फील्ड से, तो नोट किया होगा कि जहाँ कम क्रॉप्स हम हासिल करते थे, वहाँ उसी जगह पे ज़्यादा
चीज़ें उगा सकते हैं, ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। उसकी वजह क्या है, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का सारा किरदार है। क्या करते हैं कि अनडिज़ायरेबल जीन्स को रिमूव कर दिया जाता है और डिज़ायरेबल जीन्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। चाहे वो कोई क्रॉप हो, चाहे वो हमने कोई और एनिमल्स में भी ऐसा होता है, जैसे गोश्त की पैदावार को बढ़ाना हो या दूध की पैदावार को बढ़ाना हो, तो फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का उसमें एक अहम किरदार है। होप यू मे अंडरस्टैंड दिस। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन नोट कर लें, तो इंशाल्लाह आखिर में आपको वो क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या किरदार है, अभी भी मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था कि एग्रीकल्चर में जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या किरदार है, ठीक। तो विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग सच वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम क्रॉप्स की ऐसी वैरायटीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादा पैदावार या फिर वो बीमारियों का मुकाबला करने वाली पैदावार हम हासिल करते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग सच वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स आर बीइंग produced that give better yield and resistance to disease। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से कुछ वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स ऐसी हासिल कर रहे हैं, ऐसी वैरायटीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसी वैरायटीज को बढ़ा रहे हैं जो कि हमें ज़्यादा पैदावार भी देती है, ठीक है, और उसके अलावा उसके अंदर डिजीज को फेस करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस कहते हैं फेस करना, डिजीज को, डिफरेंट बीमारियों को फेस करने की एबिलिटीज उसके अंदर ज़्यादा होती हैं। सिमिलरली द लाइफ स्टॉक गिव मोर मिल्क एंड फ्लेश, ठीक है। और इसी तरह हमें, जैसा कि एक क्रॉप्स की बात हो रही थी, क्रॉप्स में क्या होता है, हम ज़्यादा पैदावार हासिल करते हैं, चाहे वो गंदम हो, मकई हो, या और भी जो जितनी भी एग्जांपल्स आ जाएं क्रॉप्स के अंदर, ठीक है, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हम पहले की निस्बत ज़्यादा पैदावार हासिल करते हैं। और इसी तरह लाइफ स्टॉक के अंदर मौजूद, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एनिमल से जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हमने दूध की पैदावार और उसके अलावा गोश्त की पैदावार दोनों में इजाफा हुआ है, ठीक। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई इश्यू हो तो नोट कर लें, इसमें इस स्लाइड्स में से भी वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 3.6, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। अब क्रॉप्स के अंदर क्या चेंज आई है, इस अब क्रॉप के अंदर क्या चेंज आई है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, ठीक है। तो crops provide food to humans as well as animals, which is indirectly provide milk and fresh to humans, ठीक है। तो क्रॉप्स क्या करती हैं, फूड प्रोवाइड करती हैं, खुराक प्रोवाइड करती हैं ह्यूमन को भी और उसके अलावा एनिमल्स को भी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। मीन्स के अगर क्रॉप्स में आप सब्जियां ले लें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से कुछ ऐसी सब्जियां हम हासिल करते हैं, मीन्स के जिनकी पैदावार भी पहले से ज़्यादा मीन्स और ज़्यादा इफेक्टिव भी कह सकते हैं। और उसके अलावा जब क्रॉप्स का इजाफा होगा, एनिमल्स भी उससे खुराक, एनिमल्स की भी खुराक उससे बनेगी और इसकी वजह से हम क्या करेंगे, ज़्यादा दूध और उसके अलावा ज़्यादा फ्लैश हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और बेटर एग्रीकल्चर, better agriculture produced in the form of crops is the sign of prosperity, ठीक है। अगर जितनी ज़्यादा पैदावार, एग्रीकल्चर ज़राअत की सनत में जितनी ही तरक्की होगी, वो किसी भी मुल्क की शोहरत का मीन्स के उसकी शोहरत में मज़ीद इजाफा ही होगा।
आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान में मोस्टली जो सनत का इन्हिसार है वो ज़राअत पे है, मीन्स के एग्रीकल्चर पे बेस करता है पाकिस्तान की इंडस्ट्री, ठीक है। तो अगर इसमें इजाफा हो जाएगा, इसमें बेटर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जाएगी, उसमें चेंज लाया जाएगा, तो मज़ीद उसके पाकिस्तान के हमारे मुल्क की उसमें मज़ीद वो तरक्की पजीर होगा। मेन अचीवमेंट्स आर इन द फील्ड्स ऑफ, अब मेन अचीवमेंट्स अब मोस्टली हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से सबसे ज़्यादा मेन अचीवमेंट क्या है, ठीक है। मेन अचीवमेंट क्या है, जैसा कि हाई यील्ड वैरायटीज, कंट्रोल ऑफ प्लांट, वैरायटीज में चेंज आना मीन्स कि पहले से बेहतर चीज़ें हम हमारे पास अब मौजूद हैं, ज़्यादा मीन्स के जिनकी वजह से हम ज़्यादा दूध और गोश्त में भी इजाफा वज़न में हो गया, ठीक है। और उसके अलावा कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज़, और प्लांट में मौजूद जितनी भी बीमारियां हैं उसको भी कंट्रोल करना, ठीक है। ज़्यादा एबिलिटी होना क्रॉप्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर ज़्यादा एबिलिटी, जिसकी जिसकी वजह से उनमें अगर वो ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ को वो फेस कर सकते हैं। डिजीज़ के अलावा मौसम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। वेदर कैसा है, उस माहौल को फेस करके अपने आखिरी वक्त तक इंजाम देना, ठीक। आज के लेक्चर में तकरीबन इतना ही था। अगर इसमें कोई इशू हो तो आपको टाइम दिया जाएगा, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।